आइए बढ़ते आगे। हमारे दो खास मेहमान जुड़ने के लिए तैयार हैं एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में, और तैयार हैं आपके लिए दोनों ही राजेश पालिया साहब और विकास सेठी साहब। सेठी साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर, शुरुआत कीजिए लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जो आज की मेरी लॉन्ग टर्म पिक है, एक फर्टिलाइजर स्टॉक है जो कि पूरा सेक्टर ही छाया हुआ है। स्टॉक का नाम है दीपक फर्टिलाइजर्स, जो कि अभी 890 के आसपास ट्रेड करता है। एक बहुत ही दमदार कंपनी है जो कि भारत की लीडिंग कंपनी है फर्टिलाइजर्स में, फिर माइनिंग केमिकल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, क्रॉप न्यूट्रिशन और एक नाइट्रिक एसिड जो ये बनाती है, उसकी भारत की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है। बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, और इसमें जो शेयर होल्डर पैटर्न देख रहा था, शेयर होल्डिंग पैटर्न एफआईआई जीएचबी अराउंड 8.2% स्टेक ऑन करते हैं, जिसमें आईएफसी जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है वो अराउंड 5.06% है, फिर फिडेलिटी वगैरह भी है। और हमने देखा आजकल फर्टिलाइजर स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स और एग्री केमिकल्स वाले। यूरोप में भी काफ़ी अच्छी खासी शॉर्टेज है, तो जिसके कारण हमने, और हाल ही में मैंने आरसीएफ को रिकमेंड किया, जीएनएफसी को रिकमेंड किया, वो दोनों स्टॉक भी अच्छा कर रहे हैं। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह लॉन्ग टर्म में, माने 9 से 12 महीने में मेरा इसमें टारगेट है 1100 रुपये का। 1100 रुपए के टारगेट के लिए करें खरीदारी दीपक फर्टिलाइजर्स में। ये है राय आपके लिए सेठ साहब की तरफ से। पालिया साहब भी हैं तैयार, और पालिया साहब से पूछा जाए उनकी पसंद का स्टॉक लॉन्ग टर्म पिक के लिए आते। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक रहेगी वेल्सपुन कॉर्प। ये स्टॉक में देखें तो एक काफ़ी बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में जिस तरीके से मंथली चार्ट अब यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक में जो पिछले हफ्तों में रिकवरी हुई है, स्टॉक अब अपने सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके की स्ट्रेंथ शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म चार्ट पे बनी है, हमें लगता है ये स्टॉक अब एक अच्छी अपमूव के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के टारगेट ये स्टॉक के करीब आना चाहिए 350 से 370 तक के। कोई वॉलेटिलिटी में करेक्शन आता है तो ये स्टॉक को ऐड किया जा सकता है डिप में। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे, करीब 215 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। वेल्सपन कॉर्प होगा यहाँ पे लॉन्ग टर्म पिक में। ओके, तो ये है आपके लिए वेल्सपन में खरीदारी करने की राय। लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर 215 का स्टॉप लॉस लगाकर करें खरीदारी 350 और 370 के टारगेट के लिए। आइए 10 की कमाई के कुछ और स्टॉक्स तैयार हैं, जैन साहब बताएंगे आपको उनकी पसंद का शेयर। बताएं सर। यस अनिल जी, मैं आईटी पे हालांकि नजरें नहीं है, आज लाने की तो इच्छा थी। सीमेंट, फर्टिलाइजर और शुगर, ये तीनों सेक्टर्स में काफी चाल बनी हुई है, बट काफी रेकमेंड किए हुए हैं। बट फिर वापस से आज मैंने हिमांशु जी को देखा तो डेटामेटिक्स की याद आ गई। और जब ये जयपुर लास्ट टाइम आए थे तो उस दिन हमने काफी डेटामेटिक्स के ऊपर डिस्कशन भी किया था, और शायद उस दिन ये स्टॉक भी गजब का चला था। और डेटामेटिक्स सबसे बढ़िया बात है, मुझे टेक्निकली तो बहुत स्ट्रांग लग ही रहा है अभी, और फंडामेंटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यूएशंस पे और बहुत बढ़िया पी मल्टीपल्स पे है। 12 के पी मल्टीपल पे है, अच्छा डिविडेंड यील्ड है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 22% के लगभग है, और सबसे बढ़िया बात है पिछले 3 साल के प्रॉफिट की क्या, अगर 25% के लगभग है, सेल्स भी बढ़िया है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उससे भी काफी कॉन्फिडेंस आता है। करीब 43 करोड़ का पैट था, जो जून 2021 में करीब 29 करोड़ का पैट था, उसके सामने जून 2022 में 43 करोड़ का पैट है। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया लग रहा है। फंडामेंटली एफआईआईज, डीआईआईज का भी 2-2.5% के लगभग होल्डिंग है, और 74% करीब प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है। तो बिल्कुल मुझे लगता है इस लेवल पे इस स्टॉक को लिया जाए वापस से, और आराम से जो टारगेट्स है वो करीब 395-400 के लगा है। तो ये है राय आपके लिए डेटामेटिक्स पर खरीदारी करने की राय 10 की कमाई के तौर पर जैन साहब की पसंद का शेयर। आइए बग्गा साहब हमारे साथ तैयार है। बग्गा साहब, जनरली मैं आपसे सारे ब्याज दरों पर और मार्केट पर राय तो लेता ही हूँ, अमेरिकी बाजारों पर। आज राय मुझे आपसे गोल्ड सिल्वर पर लेना है, क्योंकि सोने चांदी में एक्शन जबरदस्त हो रहा है, कमजोरी का भी हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ बग्गा साहब से सवाल पूछे उससे पहले आप एक बार कमोडिटी मार्केट का अपडेट दे दें। उसके बाद अब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं गोल्ड खरीदने का वक्त आ गया है क्या? 50,000 के नीचे है, तो जरा उस पर राय ले, उससे पहले एक बार अपडेट दे दीजिए। मौका तो मिल रहा है सर, क्योंकि आज भी आपको करीब करीब
150 रुपए की गिरावट भारतीय बाजारों में दिख रही है। 50,000 के नीचे 2 दिनों से होल्ड कर रहे हैं प्राइसेस। इंटरनेशनल मार्केट्स में तो ऑफकोर्स 2.5 साल के निचले स्तर पर हैं। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। सिल्वर में हमारे बाजार में थोड़ी खरीदारी है। फ्राइडे को भी सिल्वर में खरीदारी दिखी थी, बट गोल्ड में आप भारी गिरावट पिछले कुछ सेशन से देख ही रहे हैं। कच्चा तेल एकदम सपाट है, कोई एक्शन नहीं है। नेचुरल गैस जो अभी यहाँ से हम बात कर भी रहे थे, दबाव बना हुआ है, 600 के लेवल तक फिसलते हुए दिख रहा है। आज सुबह 0.25% नीचे है। और कमोडिटीज में बाकी बेस मेटल्स की बात करें तो मिला जुला रुझान है। निचले स्तरों से बेस मेटल्स रिकवर जरूर हुए हैं। कॉपर अब सपाट हो गया है। एल्यूमिनियम लेड पर अभी भी थोड़ा दबाव दिख रहा है, बट जिंक यहां पर तेजी आ रही है। 0.5% का उछाल यहां पर आपको आते हुए दिख रहा है। तो एक्शन बना हुआ है दोनों तरफ का, जहां तक पूरे कमोडिटी बाजार का सवाल है। आइए आज के लिए जो स्ट्रैटेजीज हैं वो मैं आपको बता देता हूं। केडिया कमोडिटीज की है राय गोल्ड पर खरीदारी की 49,100, तो थोड़ा डिप और होने दीजिए, फिर खरीदारी के रेंज में आ रहे हैं। 49,100 पर करें आप खरीदारी। स्टॉप लॉस 48,850 का रहेगा और आपका टारगेट होना चाहिए 49,550 का। सिल्वर, इस पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं 56,400 के लेवल पर। स्टॉप लॉस 55,800 का रहेगा और टारगेट होगा आपका 57,300 का। कच्चा तेल ये बेचकर चल रहा है 6900 के लेवल पर। स्टॉप लॉस 6980, टारगेट 6750। और कॉपर ये खरीदना है 646 के लेवल पर। स्टॉप लॉस 642, टारगेट 654। तो एक ही सेल कॉल है, वो है क्रूड। उसके सामने कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इन तीनों पर करनी है आपको खरीदारी। आज के स्पेशल शोज की बात करें अनिल जी, तो 2 स्पेशल शोज करें तैयार। सबसे पहले तो कॉटन का बन गया बॉटम, ये हम सवाल पूछेंगे, क्योंकि कॉटन के भाव अब 33,000 के नीचे आ गए हैं, जो कि 9 महीने का निचला स्तर है। सवाल यह है कि क्या कीमतों में ये गिरावट जारी रहेगी या फिर अब बॉटम बनने के संकेत आ रहे हैं। कहां से जा सकते हैं भाव, क्या होगा इंपैक्ट, इस पर होगा फोकस सर। और गिरावट जारी, अब 48 की बारी, जो हम बग्गा साहब से भी बात करने वाले हैं। 50,000 के तो नीचे आ गया, अब 49,000 के लेवल पर है। क्या अब यहां से भी गिरकर 48,000 तक जा सकता है सोना? डॉलर इंडेक्स तो लगातार मजबूती दिखा रहा है, हालांकि मार्केट थोड़े रिस्क ऑफ मोड में है, बट गोल्ड में खरीदारी आपको बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो क्या होगा गोल्ड के दामों का, क्या यहां से और गिरावट आ सकती है, इस पर भी होगी चर्चा सर। ठीक है, तो ये है आपके लिए सारा का सारा एक्शन, ये आपके लिए करेंसी मार्केट का। आइए, बग्गा साहब है तैयार। जैसा कि हमने आपको कहा भी था कि सोने चांदी में क्या खरीदारी का वक्त आ रहा है या थोड़ा इंतजार करना है। सर, अगर कोई ओपिनियन आप देना चाहें इस पर तो। जी अनिल जी, अभी नहीं खरीदना है क्योंकि रेट हाइक आ रहे हैं और विश्व भर में आ रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट रहता है सोने पे कि जब रेट हाइक्स होते हैं उस टाइम पे सोना साइडवेज रहता है। उसके बाद आप देखेंगे कि सोना शायद ऊपर आएगा। बट अभी इस साइकिल में हमने क्या देखा है कि 2 साल से कहीं गया नहीं है सोना। सिल्वर भी फ्लैटिश ही चल रहा है। अब सिल्वर ज्यादा चलता है इकोनॉमी के साथ भी, क्योंकि ज्वेलरी के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी है और इंडस्ट्रियल यूज जो है वो नियरली 60-70% है। तो उसमें अगर आपका मेन थीसिस है कि स्लो डाउन है इकोनॉमी में, तो आप कह सकते हैं सिल्वर की खपत, चांदी की खपत कम रहेगी। तो अभी मैं नहीं कहूँगा खरीदारी के लिए। ये जरूर है कि अभी पितृपक्ष चल रहा है भारत में, कोई खरीदता नहीं है। वो 15 दिन का जो रहता है उस टाइम पे वैसे भी रहता है नीचे सोने का भाव। उसके बाद जब नवरात्रि आती है और फिर शादियों का सीजन शुरू जब हो जाता है, फिर दशहरे के बाद से, तो आप देखते हैं थोड़ी डिमांड बढ़ती है। बट ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के तौर पे अभी टाइम नहीं है। मैं कहूँगा रुक जाएंगे कुछ देर। अगले 1 साल के लिए इतना हमें ज्यादा वृद्धि नहीं दिखती है जब तक इंटरेस्ट रेट साइकिल वर्कआउट ना कर जाए और दुनिया के इकोनॉमीज का जो रिसेशन का डर है वो थोड़ा काबू में आ जाए। तब आप देखेंगे चांदी बढ़ते हुए। सोने के लिए अभी टाइम है। थोड़ा सा इस साइकिल में काउंटर इंट्यूटिव मूव रहा है सोने का कि जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। 2 साल से लगभग फ्लैट है, तो अभी वेट करने का टाइम है। ओके, फिलहाल थोड़ा सा करें इंतजार, ये आपके लिए रहेगा बेहतर। आइए बढ़ते आगे और एक बार लॉजिस्टिक पॉलिसी पर बात कर लें, उसके बाद लेंगे हम पोजिशनल पिक्स भी। तो प्रधानमंत्री जी ने शनिवार को नई लॉजिस्टिक पॉलिसी का ऐलान किया है। इस पॉलिसी की क्या खास बातें हैं ये बताना आपको जरूरी है, और बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बस थोड़ी देर में हमारे साथ आज न्यूज़ पर यूज़ में
गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क के सीएमडी साहब जुड़ेंगे, जो नई लॉजिस्टिक पॉलिसी पर बातचीत भी करेंगे। तो उससे पहले एक बार आशीष से समझ लें खास बातें, और फिर उसका असर इंडस्ट्री पर क्या और कैसे पड़ेगा वो भी न्यूज़ पर यूज में समझेंगे। तो पहले आशीष बताइए, क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने, या क्या कुछ आया है इस पॉलिसी में? सर, सबसे बड़ा स्टेटमेंट तो ये है कि चीते की रफ्तार से अब लॉजिस्टिक स्पेस जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब सरकार जो है फोकस करिए कि किस प्रकार से यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए। जैसे कि हम आपको लगातार 2 दिन से बता रहे थे कि दुनिया भर में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, इसे कैसे भारत का कम्पिटिटिवनेस यहाँ पर बढ़ाई जाए। जैसे अभी फिलहाल देखें तो 13 to 14% है लॉजिस्टिक कॉस्ट, इसे 10% से कम करने का लक्ष्य है। यूएस में करीब 8% है, चाइना में भी देखें तो 12 से 14% के आसपास है। और इसमें देखिए फोकस किया जा रहा है कि कैसे देश में जो कनेक्टिविटी है इसे बढ़ाया जाए। सागरमाला है, भारतमाला या फिर डीएफसी से कनेक्टिविटी देश में बढ़ाई जा सकती है। लेकिन पूरी सारी कंपनीज के लिए और सेक्टर्स के लिए एक बड़ी राहत की बात है कि इससे पहले अगर आप देखें तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज थी, काफी सारे पोर्टल्स थे, बहुत सारा पेपर वर्क था। अब इसे देखें तो पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन पर फोकस कर दिया गया है और यूलिप यानी यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस के नाम से एक पोर्टल जो है सिंगल पोर्टल कर दिया है, जहां पर सभी जानकारी और सारा एक्सेस जो है दिया जाएगा। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग के लिए भी अगर आप देखें तो ई लॉग्स नाम से एक नया पोर्टल जो है लॉन्च कर दिया गया है, जिससे अगर आप देखें तो सेक्टर के कामकाज में काफी हद तक जो है सुधार देखने को मिलेगा। जिससे आप देखें कि इस पॉलिसी को जितने भी सेक्टर के विशेषज्ञ हैं सब थम्स अप दे रहे हैं। साथ में अगर आप देखें तो जो देश में वेयर हाउसिंग है, इसे इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा और इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मानक के मुताबिक जो है किए जाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कुछ बड़ा नहीं, एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, लेकिन आगे लंबी अवधि के लिहाज से लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को अच्छा माना जा रहा है। ओके, तो लंबी अवधि के लिहाज से लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को अच्छा माना जा रहा है और पूरा स्पेस भी फोकस में। एक बार जरा बग्गा साहब से भी राय ली जाए इस पर। सर, नई पॉलिसी आई है लॉजिस्टिक्स की भी, अब एक एक करके कई सारे सेक्टर्स में पॉलिसी आ रही है। अब वापस से टूरिज्म पॉलिसी भी आने की तैयारी में है, आज हमने हेडलाइन में ये भी रखा है। बताएं सर, इन पॉलिसी पर क्या व्यू है आपका? नहीं, पॉजिटिव है अनिल जी, और बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा बहुत खपत हो जाती है। एक तो लॉस हो जाता है गुड्स का, पेरिशेबल गुड्स स्पेशली, और दूसरा जो है टाइम, पोर्ट तक पहुंचाने का टाइम, या अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको हिंटरलैंड में पहुंचाने के लिए बहुत ये कॉस्ट है, जो आप दिखा भी रहे थे कि 13-14% ऑफ जो टोटल वैल्यू चेन है वो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है, स्पेशली भारत जैसे बड़े विशाल देश में ये पहुंचाना टाइम पे और ये कट डाउन करना, ये पूरा वैल्यू चेन में बेनिफिट आता है, पूरा वर्किंग कैपिटल रिड्यूस होता है जब आप लॉजिस्टिक्स को ज्यादा बेहतर बनाते हैं। तो अच्छी पॉलिसी है, ओवरऑल पॉलिसी देखें तो सोची समझी हुई पॉलिसी है। स्टॉक्स पहले ही भाग गए थे, पूरे पिछले हफ्ते हम देख रहे थे कि लॉजिस्टिक्स के स्टॉक्स ऊपर चल रहे थे, तो वो तो ज्यादातर मार्केट में डिस्काउंट हो गया, बट ओवरऑल पूरे इकोनॉमी के जीडीपी चेन में इसका बहुत अच्छा असर रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तौर से भी अच्छा है कि जल्दी से जल्दी गुड्स अगले स्टेप तक पहुंचे वैल्यू चेन में, या उपभोक्ता तक पहुंचे, या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पोर्ट्स तक पहुंच जाएं ताकि फिर सीधा जा सके। ये बहुत जरूरी है कट डाउन करना है इसको। एक बारी मुझे याद है ये भारत फोर्ज के बाबा कल्याणी बोल रहे थे, कुछ साल हुए, एक कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि जितना टाइम उनको फैक्ट्री से ये जेएनपीटी में लगता है पहुंचाने में, उतने टाइम में चाइनीज के गुड्स अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो अगर उनको उनके साथ compete करना है, उनको बहुत जरूरी है कि ये लॉजिस्टिक्स और बेहतर बने। और आखिरी बात है, ई कॉमर्स जिस तरह से टेक ऑफ कर रहा है, उसमें लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा हाथ है कि आप फिजिकल स्टोर की जगह ई कॉमर्स को प्रेफर करेंगे। अगर रिलायबल और पंक्चुअल लॉजिस्टिक्स आपको मिलता है तो ये नई कंपनियां जो चल रही हैं ई कॉमर्स के बेनिफिट से, उनको भी काफी लाभ आएगा। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पर। आइए पोजिशनल कॉल्स का वक्त है। पालजा साहब बताएं सर, आपकी पोजिशनल पिक। अनिल जी, पोजिशनल पिक रहेगी मितानी मिश्र धातु निगम। ये स्टॉक में देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक ने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दिया है। लास्ट 3 वीक से 4 वीक से देखें तो स्टॉक में एक अच्छा अप ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है। आज भी स्टॉक में एक अच्छे गेन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वीकली सेटअप पे स्टॉक ने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस सप्लाई जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, हमें लगता है ये स्टॉक
पोजिशनल बेसिस पे अब यहाँ से 290 से लेके 310 तक की अपसाइड कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 198 के आसपास। तो मिश्र धातु निगम मिधानी यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल पिक में। ओके, मिश्र धातु निगम ये खरीदे आप पोजिशनल पिक के तौर पर। और सेठी साहब, आपकी पोजिशनल पिक? बिल्कुल अनिल जी, जो मेरी आज की पोजिशनल पिक है, स्टॉक का नाम है पूनावाला फिनकॉर्प। अनिल जी, आपको याद हो तो थर्सडे को जब मैं बॉम्बे से बाहर था, तब मैंने मेरी 2:30 बजे शॉर्ट टर्म पिक में इसको रिकमेंड किया था 308 के लेवल पे, और 325 के मेरे टारगेट थे, जो फ्राइडे को जब बाजार खराब भी थे उस समय ये टारगेट अचीव हो गए। उसके बाद ये स्टॉक बंद हुआ 313-14, बट आज ये वापस से अब चाल पकड़ रखा है। एक फंडामेंटली बहुत ही सॉलिड कंपनी है। जब से मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है, ओनरशिप में चेंजेस हुए हैं, उसके बाद से फंडामेंटल्स बहुत अच्छे इंप्रूव हुए हैं। जून क्वार्टर में इनकी एसेट क्वालिटी में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट था। फिर इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स में 2-2.5% की गिरावट आई है। और जो कंपनी का फोकस है, एक तो एग्रेसिव मैनेजमेंट है और पूरा रिटेल फोकस है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से भी बहुत अच्छा करना चाहिए। अच्छी खासी प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है। फिर आपके FIs DIs में अराउंड 13% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें सब बड़े अच्छे नाम है। निपॉन है, ABSL, बैंक मस्केट, अमानसा होल्डिंग्स। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा करेगा। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह। मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 360 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 310 रुपए। तो 310 के स्टॉप लॉस के साथ पूनावाला फिनकॉर्प है ये स्टॉक, दूसरा सिर्फ आपकी पसंद का। आइए, अब बची है पोजिशनल पिक्स के बाद शॉर्ट टर्म पिक्स जो आपको मिलेगी। और साथ ही कुणाल जी, राकेश जी और सिमी जी भी अति उत्साहित हैं अपनी 10 की कमाई का आप बेहतरीन शेयर आपके साथ शेयर करने के लिए। तो ये शेयर होगा आपके साथ शेयर इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सबका। अब हम मुलाकात करेंगे न्यूज पर व्यूज सेगमेंट में गेटवे डिस्ट्रीपार्क के टॉप मैनेजमेंट से। गेटवे डिस्ट्रीपार्क 1994 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। नवी मुंबई, चेन्नई, कृष्णापत्तनम, कोची, विशाखापट्टनम ऐसे 9 कंटेनर फ्रेट स्टेशन कंपनी चलाती है और कंटेनर रेलवे सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है प्राइवेट सेक्टर की हिंदुस्तान की। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, वैसे काफ़ी लोगों को पता भी होगा, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स एक और जो कंपनी लिस्टेड है उसमें ये कंपनी 40% हिस्सेदारी भी रखती है। आइए मुलाकात करते हैं प्रेम किशन गुप्ता साहब से, जो कि कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों ही हैं, और आप स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के भी चेयरमैन हैं, और ये दोनों ही कंपनियों की कमान आपके हाथों में। आज विशेष उद्देश्य जो सर को बुलाने का है वो है लॉजिस्टिक पॉलिसी को लेकर, जो शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पॉलिसी की बातें हमारे सबके सामने रखी है। बड़ा बूस्ट देने की तैयारी है इस पूरे सेक्टर को। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद सर समय देने के लिए। सुप्रभात। सबसे पहले ये बताएं सर, वैसे तो लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन कोई 2 सबसे बड़ी बातें जो आपको लगता है कि इस पॉलिसी में जो 2 सबसे खास बातें हैं वो कौन सी आपको लगी? नमस्कार और धन्यवाद अनिल जी। जी सर। देखिए, पॉलिसी जो अनाउंस करी गई है उसके तहत एक तो गवर्नमेंट ने अपनी जो पास्ट परफॉर्मेंस है लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में, जिसमें कि रेल, रोड, कोल्ड स्टोरेज सब में जो विकास हुआ है उसकी सिचुएशन बताई है। और आगे आने वाले टाइम में इन प्रोजेक्ट्स को बहुत तेजी से इन गवर्नमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने को की तैयारी में है। और इससे लॉजिस्टिक सेक्टर को, चाहे वो रेल हो, चाहे एयर हो, चाहे रोड हो, इसमें कस्टम्स भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी और कॉमर्स मिनिस्ट्री भी, जो जितने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके, क्योंकि ये 30 डिपार्टमेंट अलग अलग हैं जो कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, और उससे जो कार्गो की मूवमेंट है वो जो अभी जिस स्पीड से चल रही है उससे बहुत फास्ट हो जाएगी, और इनडायरेक्टली वो फिर एक्सपोर्टर्स को, इंपोर्टर्स को या इवन डोमेस्टिक में फायदा देने वाली है। खास करके रेल सेक्टर में अगर आप देखें तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स अभी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गए हैं, और गवर्नमेंट का टारगेट है कि अगले 12 महीने में ये फ्रेट कॉरिडोर्स तैयार हो जाएं। सिमिलरली और भी ऐसे पहलू हैं, जैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए रोड का या डिजिटाइजेशन का जो भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर सकती है वो सब एक ही छत के नीचे लाकर इवन स्टेक का भी पार्टिसिपेशन कर
और फैसिलिटेशन करी जा रही है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, तो उससे जो भी उपभोक्ता है, चाहे वो इम्पोर्टर है एक्सपोर्टर है, उनको एक तो विजिबिलिटी नज़र आएगी और उनका कार्गो फास्टर मूव होगा, जिससे जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो कि इस वक्त 13% के करीब है, 13-14% के करीब, वो कम होके सिंगल डिजिट में 8-9% का टारगेट है, जो कि अगले 5-7 साल में हो सकता है। और इसके लिए गवर्नमेंट बहुत ही जिसे कहते हैं कि मदद करना चाहती है इस सेक्टर की। और ओवरऑल मैं समझता हूँ कि एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है और एक नई दिशा जो दिखाई जाएगी इस लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के द्वारा, उसमें सबको ही लाभ होगा। ठीक बात है। तो ये बड़ा बदलाव जो होता दिख रहा है लॉजिस्टिक्स सेक्टर को। सर आप तो इतने सालों से, इतने दशकों से लॉजिस्टिक्स के कारोबार, पहली बार इस सेक्टर को इतनी इंपॉर्टेंस भी मिली है ना, इसको सेक्टर की तरह समझ रहे हैं, राइट? बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अगर इंटरनेशनली ग्लोबली अगर हम देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा है जी। तो उसका हाँ, तो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव होना, ट्रेड एक्सपोर्ट, खास करके एक्सपोर्ट को बढ़ाना, उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो 13% जीडीपी है, वो जीडीपी का है, वो कम होकर 8-9% हो जाए। और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने कहा कि लॉन्ग डिस्टेंस इसमें रेल का करा गया है और लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात भी करी गई है। और सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ अगर फंक्शन करेंगे, 30 अलग अलग डिपार्टमेंट्स, तो निश्चय ही मतलब काम तेजी से होगा और ये सबके लिए लाभदायक रहेगा। सर ये बताएं कि इस लिहाज से और जो बढ़ते हुए बिजनेस के माहौल के लिहाज से अगले 3 साल में किस तरह की ग्रोथ आपकी कंपनी दिखा सकती है? देखिए अभी पॉलिसी की बारीकियां आना बाकी है, लेकिन जिस हिसाब से ये जो एक जनरल पॉलिसी अनाउंस करी गई है और उसके अलग अलग पहलू पे मतलब जिक्र करा गया है, तो कंपनी चाहे वो गेटवे हो चाहे स्नोमैन हो, दोनों कंपनी का इसमें काफ़ी बदलाव आएगा, क्योंकि इससे जो हमारी खुद की क्षमता है वो बढ़ जाएगी और उससे जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे गवर्नमेंट के, चाहे वो पोर्ट्स हैं, चाहे वो रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, चाहे वो रोड के हैं, तो उससे काफ़ी फास्टर मूवमेंट होगी। तो गेटवे और स्नोमैन इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इस पॉलिसी से। और हम लोग तैयार हैं, हम लोग ये वेट कर रहे थे लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की, जो कि काफ़ी टाइम से आने की संभावना थी, और फाइनली मतलब 17 तारीख को प्रधानमंत्री ने ये घोषित कर दी। और उसके बाद अभी जब डिटेल में सारी मेजर्स आएंगे जो जो वो ले रहे हैं, तो हम लोग तैयार हैं उसको इम्प्लीमेंट करने को और साथ साथ मतलब अपना विस्तार करने को जहां जहां हमारे को बिजनेस दिखाई देगा। ओके, परफेक्ट है सर। एक और बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपसे मुलाकात किए हुए काफ़ी लंबा वक्त हो गया और पिछली बार आपने बताया भी था कि कौन कौन का डाइवेस्टमेंट होगा, तो आपका भी इरादा है कि उसमें हम विनिवेश में भाग लें। क्या अब भी वो इरादा है सर? और अगर विनिवेश पर आगे बात बढ़ती तो आप इंटरेस्टेड रहेंगे? हम लोग देखिए अपने हिसाब से ही अपना विस्तार कर रहे हैं, और हम लोग अभी कॉनकॉर में इंटरेस्ट हमारा नहीं है अभी, तो उसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं आया है। तो लेकिन एक ये बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उस हम अपना जो सारा फोकस है अपनी ही टर्मिनल्स का विस्तार करके अलग अलग लोकेशंस पे, गेटवे में भी और स्नोमैन में भी हमारी तैयारी है। बहुत जल्दी ही हम और जो भी इस पॉलिसी का लाभ हमको मिल पाएगा, हम उसको इस पॉलिसी के अंडर बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा सर, जहाँ तक मुझे याद है आप कह रहे थे कि एक बार जरा क्लैरिटी आ जाए लैंड लाइसेंसिंग पॉलिसी को जो लेकर, तो उसके बाद शायद आप मन बनाएंगे। अब पॉलिसी आई भी है, क्या उसके बाद कुछ क्लैरिटी है और इससे आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी कोई फर्क पड़ेगा सर? नहीं, देखिए इसमें जो लैंड लाइसेंसिंग फी का मामला है, उसमें जो गवर्नमेंट ने जो अनाउंस करा है लैंड लाइसेंसिंग फी 6% जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स के लिए और नए टर्मिनल्स के लिए 1.5% लैंड लाइसेंसिंग फी होगी।
तो उसमें किसी को कोई फायदा नहीं होना अनलेस वो 6% का छोड़ के 1.5% रेट में जाए। लेकिन उसमें फिर ये कॉमन यूजर फैसिलिटीज हो जाती है जिसको कोई भी यूज कर सकता है। तो हम लोगों ने अपने काफी लागत लगा के अपने टर्मिनल्स डेवलप करे हैं और हमारी जो लैंड लाइसेंसिंग फी है वो बहुत ही कम है, साल का 5 करोड़ रुपए आउटगो है। और जबकि कॉनकॉर का आपको मालूम ही है कि 450 करोड़ रुपए आउटगो है, और वो अगर अपने लैंड लाइसेंसिंग फी रजीम बदलना चाहते हैं तो उसके लिए उनको अपने टर्मिनल दोबारा से बिड करने पड़ेंगे और वो कॉमन यूजर फैसिलिटी हो जाएगी। आते तो ये आपके लिए पूरा का पूरा अपडेट। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता साहब समय देने के लिए और पूरी लॉजिस्टिक पॉलिसीज पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ बताने के लिए। तो प्रेम किशन गुप्ता साहब सीएमडी गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क के और चेयरमैन स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के बताते हुए इस पॉलिसी के बारे में जो शनिवार को सरकार की तरफ से आई है, बड़ा बूस्ट मिलेगा और जरूरी है कि 13 से 14% की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है उसे 8 से 9% पर लाया जाए। सरकार का भी इरादा 10% के आसपास लाने का है। और बग्गा साहब भी अभी इसी बात की ओर इशारा कर रहे थे कि ऐसा करने की सख्त जरूरत भी है। बग्गा साहब हमारे साथ है। सर, मैं और दीप दोनों बात कर रहे थे ब्रेक के दौरान भी, और अभी जब गुप्ता साहब बात कर रहे थे हम ये सोच रहे थे कि बग्गा साहब से अब क्या सवाल किया जाए, क्योंकि हमने पॉलिसी पे भी पूछ लिया, अब सोने चांदी पे भी पूछ लिया, तो हमारे हो गए हैं सर सवाल खत्म। अगर आपके राष्ट्र के नाम संदेश में कोई इच्छा है तो आप बता दें सर, आप किससे बात करना चाहते हैं? नहीं अनिल जी, अच्छी एनर्जी आ जाती है आपके शो में आके और सब दोस्तों को मिलके। प्रीति साहब बैठे हैं, कुणाल अभी और कोई इरादा नहीं है और कोई किसी चीज पे बात करने का। एक अच्छी न्यूज पढ़ रहा था मैं भी ब्रेक में कि अच्छी न्यूज इस तरह से कि कितनी गलतियां बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। एक फॉरेन बैंक था जिसने $500 मिलियन रेवलॉन के जो इंटरेस्ट भेजना था उसकी जगह इन्होंने प्रिंसिपल भेज दिया। अब 2 साल के बाद वापस वो क्लॉ बैक कर पाए। एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसने $100 भेजने थे ऑस्ट्रेलिया में एक महिला को, भारतीय मूल की महिला थी, उसको $10 मिलियन भेज दिए और कोई 8-9 महीने तक उन्होंने उसका अंदाजा भी नहीं लगा उनको कि 10 मिलियन भेजे। उन्होंने मकान खरीद लिया, अपनी बहन के लिए मकान खरीद लिया। अब केस चल रहा है। और अभी अभी एक खबर मैं पढ़ रहा था कि गूगल ने एक ब्लॉगर को 250 मिलियन नहीं, $250,000, $250 मिलियन नहीं, $250,000 भेज दिए। वो बेचारा उनको ट्विटर पे लिखी जा रहा है, उनको बोली जा रहा है और उसको एक सपोर्ट नंबर दे दिया कि भाई हाँ आपकी खबर हमारे पास आई है, हमारे सर्विस लोग इसको देख रहे हैं। तो एक सपोर्ट का नंबर उसको दे दिया बस, और वो 3 महीने से इनके पीछे लगा हुआ है। अब जाके गूगल जागा और बोला हाँ गलती हुई थी, और वो $250,000 उस आदमी से वापस ले रहे हैं। तो ये कंपनियां इस तरह से पैसे लौटा रही हैं। यही लगता है कि इनके कंट्रोल्स कहाँ है, इतनी बड़ी बड़ी सर एक मिनट सर, ये जो कंपनी इतने पैसे लुटा रही है सर, कंट्रोल क्यों करना है? आपका हमारा नंबर कब आएगा ये बताओ। कुछ ऐसा करो ना, थोड़ा आपका आ जाए थोड़ा हमारा जाए, कंट्रोल क्यों करना है? नहीं अनिल जी, ये जिंदगी में बहुत पहले पता लग गया था कि हमारा विंडफॉल ऐसा कुछ नहीं, हमें मेहनत करके कमाना है। और इसमें डर ये रहता है एडवांस टैक्स आप पे कर देंगे और फिर क्लॉबैक हो जाएगा पैसा, तो वो टैक्स वाले भी पीछे पड़ जाते हैं। तो वो आदमी को डर यही था कि IRS ना आ जाए उसके पीछे। वो इनको फोन करी जा रहा था कि भाई मेरे से ले लो पैसे, तुमने गलत भेजे हैं मेरे को। तो और वो जो महिला है ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने तो रख लिया, अब केस वगैरह चल रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं तो मेरे ही पैसे थे, $10 मिलियन उन्होंने रख लिए। सर हम तो ऐसे नहीं है, हम तो 10 मिलियन कोई देगा तो हम एक आध ही रखेंगे, बाकी का वापस रिटर्न कर देंगे TDS काट के। हम तो बहुत संतोषी लोग हैं, बिल्कुल ज़्यादा चाहिए नहीं, थोड़ा ही मिल जाए बहुत है सर। उसी में हमारे तो क्या, कहाँ वो आशु जी कहते हैं कहाँ बाहर जाके शो करो, मैं तो पैसे का इस्तेमाल भी उसी के लिए करूँगा और किसी चीज़ के लिए। ऐसा नहीं कि मतलब हम कोई अपने पर्सनल यूज़ के लिए, सब एक्सपर्ट्स को लेके जाएंगे बाहर विदेश यात्रा पे, वहीं से शो करेंगे। कुणाल जी संतुष्ट हैं आप जवाब से?
अनिल जी बिल्कुल आप ऐसा ही करें अनिल जी। और अनिल जी एक विथहोल्डिंग टैक्स तो अनिल जी जिसको इस तरह गलत पैसा मिल जाए उसका अधिकार होना चाहिए अनिल जी, कुछ ना कुछ तो उसको मिलना ही चाहिए। तो विथहोल्डिंग बेनिफिट या इंसेंटिव मिलना चाहिए अनिल जी। कुणाल जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जी बग्गा साहब। मेरे एक फ्रेंड के लड़के हैं, सन्मय करके नाम है उनका, सन्मय वेद जी, और यूएस में है। तो गूगल का रिन्यूअल पे आ रहा था, 5 साल हुए मेरे ख्याल से, ये गूगल का डोमेन रिन्यूअल पे था और एकदम से उन्होंने देखा अवेलेबल है, उन्होंने खरीद लिया $25 या $100 जितनी फीस होती है। और फिर गूगल उनके पीछे, उन्होंने दे भी दिया, उनको इन्फॉर्म कर दिया। तो ये अनिल जी रहता है बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो बहुत उन्होंने उनको थैंक यू लेटर बुलाया बट पैसे कोई नहीं दिए। चाहते तो वो उनको कर सकते थे, भाई इतने $1 मिलियन आप दो, आपका डोमेन नेम मेरे पास आ गया है। तो google.com, वो मेरे फ्रेंड के लड़के हैं सन्मय, उन्होंने रजिस्टर कर लिया था। एक बार एक रात को बैठे थे, देखा कि ये अवेलेबल कैसे है, इन्होंने रिन्यू क्यों नहीं किया। तो ऐसे हो जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों में, बट बहुत अचरज रहता है कि किस तरह से ये अलाउ करते हैं। अब $500 मिलियन भेज देना, प्रिंसिपल भेज देना इंटरेस्ट की जगह, और फिर कितने उनके मिलियंस ऑफ डॉलर लगे ये सूट्स फाइल करने में। हर जज ने भी काफी फटकार डाली उस बैंक को कि भाई किस तरह के तुम्हारे कंट्रोल हैं, कोई छोटी रकम नहीं है। वैसे एम्प्लॉयज को देने में $1 भी इधर का उधर हो जाए तो एम्प्लॉय को निकाल देते हैं, और यहाँ 500 मिलियन भेज रहे थे। तो ये थोड़ा परेशानी का विषय जरूर है कि बड़ी कंपनियां, हम सोचते हैं बड़ी वेल रन कंपनियां हैं, बट इस तरह का भी काम चलता है इन कंपनियों। अच्छा, जो फटकार भी सुनी होगी ना, उनके बॉस से सुनी होगी, जिसने क्या होगा वो तो निकल के चला गया। कोर्ट में तो सीनियर आदमी गया होगा। तो सोचो, समझ सकते हैं आप। जज को भी बड़ा मजा आया होगा। हाँ, कि बड़े आदमी को फटकार लगा रहा हूँ। तो भाई साहब, सबको अच्छे मेरे जैसे सहयोगी दे, ताकि काम सबका बराबर चलता रहे, कोई ऐसा वैसा ट्रांसफर न कर डाले। बग्गा साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ आज पूरा आउटलुक शेयर करने के लिए। आइए बढ़ते आगे, हमारी खास सीरीज का है वक्त मार्केट आउटलुक। देश के बेहतरीन और दिग्गज म्यूचुअल फंड्स में से एक निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के मनीष गुनवानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। गहरा अनुभव रखते हैं, 20 साल से ज्यादा का इन्वेस्टिंग का। आईआईटी चेन्नई से आपने बीटेक किया है और आईएम बेंगलोर से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी किया है मैनेजमेंट में। तो एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो होता है एक क्वालिफिकेशन का, आईआईटी और आईएम। गुनवानी साहब बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत बाजारों के रुझान के साथ ही करना चाहता हूँ। भारतीय बाजार मजबूत तो दिख रहे हैं, लेकिन कब तक और कितना मजबूत रहेंगे, इस पर लोग थोड़े से सवाल उठाते हैं, डर भी लगता है बाहर के बाजारों को देखकर। आप बताएं सर, आपका क्या आउटलुक है हमारे बाजारों पर? मेरे ख्याल में देखिए, इंडियन इकोनॉमी में मोमेंटम तो है। जैसे हम जो कॉर्पोरेट से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो कॉन्फिडेंस है कॉर्पोरेट्स में वो काफी हाई है फ्यूचर आउटलुक को लेके। तो जैसे हम लोग बोलते हैं जो माइक्रो व्यू है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैक्रो भी काफी स्टेबल है, बट थोड़ा वो एक्सटर्नल अकाउंट पे मेरे ख्याल से चैलेंज है अभी, क्योंकि अपना करंट अकाउंट डेफिसिट हाई है, फॉरेक्स रिजर्व में फॉल आ रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए, इंडिया में 5-6 साल स्लोनेस रहा है इकोनॉमी में, क्योंकि केपेक्स स्लो था, एक्सपोर्ट स्लो था। तो अभी 5-6 साल के बाद तेजी आई है। तो जो लेटेंट डिमांड है या जो रिवर्जन टू मीन जैसे बोलते हैं, वो काफी स्ट्रांग हो सकता है। एक ही चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्योंकि ग्लोबली मॉनेटरी पॉलिसी टाइट हो रही है, डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, तो जो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट है और जो बफर है जो फॉरेक्स रिजर्व, उस पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज मेरे ख्याल से बॉटम अप तो सब ठीक लग रहा है अभी। चलिए, तो हमारी इकोनॉमी तो मजबूत है और उस लिहाज से बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपने कहा कि बॉटम अप यानी कि कंपनियों पर ज़्यादा फोकस करके देखना है कि कौन सी कंपनियां कमाई कर पाएगी, बजाय ओवरऑल मार्केट को देखने के। सर, ऐसे में क्या
आपको लगता है कि जो अर्निंग मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग बना है पिछले क्वार्टर में और अब वापस से इस तिमाही के नतीजे भी आने की शुरुआत में है, तो क्या अगले 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर इस फाइनेंशियल ईयर में लगता है कि बढ़िया नतीजे रहेंगे? हाँ, क्योंकि आप देखिए मार्केट का जैसे कॉम्पोजिशन है जी उसमें बैंक्स और ऑटोज का काफी हाई वेट है। मेरे ख्याल से निफ्टी में अराउंड 40% होगा। जी और इधर ये दो सेक्टर में अर्निंग्स का आउटलुक काफी स्ट्रांग है, क्योंकि बैंक्स में क्रेडिट ग्रोथ भी ठीक है और एसेट क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट भी काफी स्ट्रांग है। ऑटोज में अगेन 4-5 साल के वीक साइकिल के बाद साइकिल पिकअप हुआ है, तो वहाँ भी 1-2 साल काफी संभावना है कि स्ट्रांग रहे। तो ये दो सेक्टर्स नेक्स्ट 2 इयर्स का जो अर्निंग ग्रोथ है उसमें 50% कंट्रीब्यूशन ये दो सेक्टर का है मोटा मोटी। और ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दो सेक्टर में कुछ चैलेंज आएगा। मेरे ख्याल से ग्लोबल सेक्टर्स जैसे ग्लोबल ऑटो हो या कमोडिटीज हो या आईटी सर्विसेज हो, वहाँ थोड़ा अर्निंग चैलेंज आ सकता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो दुनिया के बड़े रीजन्स है, चाइना, यूरोप और यूएस में भी बात है स्लो डाउन की, तो जो ग्लोबल सेक्टर्स है उसमें अर्निंग चैलेंजेस आ सकता है नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में। बट जो डोमेस्टिक सेक्टर, बैंक्स, ऑटोज, रिटेलिंग, रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स है, अभी ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं है कि अर्निंग में कुछ चैलेंज आएगा। बिल्कुल परफेक्ट, ठीक बात है सर। अच्छा सर, एक और थीम जो बड़ी इंटरेस्टिंग कंजम्पशन से जुड़ी है, थोड़ी कंजम्पशन से हट के भी कह सकते हैं, जैसे होटल्स, बेवरेजेस, खाने पीने की चीज़ें जो ये ओपन अप के साथ में बढ़ी है, ये सारे सेक्टर्स मुझे पता है कि आपको पसंद भी, आपके पोर्टफोलियो में कई सारे स्टॉक्स भी हैं। इस पर सर जरा विचार आपके बताएं सर, क्या अब भी निवेश के लायक है ये सेक्टर? हाँ, काफी सेगमेंट्स हमको अभी भी ठीक लगते हैं, क्योंकि एक तो ये कोविड से 2 साल ये सेक्टर्स काफी पिटे रहे। बट आप 5-6 साल का भी व्यू लेंगे कि जैसे मैंने कहा इंडियन इकोनॉमी में मोमेंटम काफी कम था 2015-16 से 2020 तक, तो ऑलमोस्ट 5-6 साल से कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जैसे बोलते हैं हम लोग, वो थोड़ा स्लो डाउन फेज में ही था। तो अभी कोविड के 2 साल के बाद ये सब सेक्टर्स में वापस डिमांड आया है। और जब कोई भी सेक्टर में 5-6 साल का स्लो डाउन होता है, तो हमने देखा है कि सप्लाई काफी कम हो जाता है, क्योंकि जो खाली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है वो उनका बैलेंस शीट ठीक होता है और उनके पास ही कैपेसिटी होती है नया केपेक्स करने की। तो अभी ये सब सेक्टर में अर्निंग ग्रोथ तो ठीक आई है, बट इन जनरल सप्लाई इतना कुछ स्ट्रॉन्ग आएगा नहीं लगता है हमको नेक्स्ट 1-2 साल में। और डिमांड काफी साल के बाद जंप आया है डिमांड में, तो जो डिमांड सप्लाई का जो बैलेंस है वो अभी डिमांड की तरफ स्ट्रॉन्ग है, तो प्राइसिंग पावर है, ऑपरेटिंग लेवरेज है कंपनीज में। तो ये जो आउटडोर कंजम्पशन थीम में हमें अभी भी थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड ठीक लगता है। जब आपने जैसे कहा स्टॉक्स काफी चले हैं, तो जैसे 1 साल पहले जो अट्रैक्टिवनेस था वो उतना अट्रैक्टिव तो नहीं है, मैं ये कहूंगा। बट 1-2 साल का व्यू रखेंगे तो मेरे ख्याल से ये लॉन्ग साइकिल हो सकता है आउटडोर कंजम्पशन में, तो हमें रिस्क रिवॉर्ड से ठीक लगते हैं अभी भी स्टॉक्स। कई कोई सेक्टर्स ऐसे हैं सर जो वैल्यूशंस वाइज महंगे लगते हैं और वहां नहीं पैसा लगाना है, या फिर जिनका आउटलुक आगे के बिजनेस के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से कम समझ में आ रहा हो, जिनसे दूर रहें, तो वो भी बताएं सर। कहा कि जो ग्लोबल इकोनॉमी में सिक्लिकल्स हैं, क्योंकि ग्लोबली देखिए मॉनेटरी टाइटनिंग काफी स्टीप हो रहा है। मतलब एक तो बात होती है इंटरेस्ट रेट की, बट एक बात ये भी है कि जो पेस से इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी टाइटनिंग हो रही है, तो ग्लोबल सेक्टर जैसे कमोडिटीज, ग्लोबल ऑटो, आईटी सर्विसेज, इन जनरल हम लोग वो सब सेक्टर्स पे कॉशियस हैं। थोड़े स्टेपल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स हैं जो काफी हाई मल्टीपल है, और जहां हमें लगता है कि ग्रोथ इतनी फास्ट नहीं आएगी जितना वैल्यूएशंस में एक्सपेक्टेशंस है। तो ये दो थीम्स पे हमारा थोड़ा अंडरवेट है।
ओके, परफेक्ट है सर। तो ये आपके लिए सारी की सारी राय। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल ये कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं बराबर, कहीं कोई फ्लोज में कमी तो नहीं है? हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स मजबूत है ना? हाँ, अभी तक तो काफी मजबूत है। ऑब्वियसली जब मार्केट चला था, जब एफआई की बाइंग हुई थी जुलाई अगस्त में जी, तो हमने देखा कि अगस्त के फ्लोज थोड़े कम हुए हैं, बट मेरे ख्याल से वो एक टेम्पररी चीज है, क्योंकि काफी लोग जो बॉटम में खरीदे थे वो लोग ने प्रॉफिट बुकिंग किया है। बट ऑन अ स्टेबल बेसिस मुझे लगता है कि डोमेस्टिक फ्लोज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट है। बस आपकी शानदार परफॉर्मेंस और हमारी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन फ्लोज कम नहीं होने देगी सर, चिंता मत करिए, दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे ही चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को अपनी बहुमूल्य राय शेयर करने के लिए। मनीष गुनवानी साहब, CIO इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, निप्पॉन म्यूचुअल फंड से बताते हुए अपनी राय। शॉर्ट टर्म पिक का वक्त है, पालिया साहब तैयार हैं, बताएं सर। अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक कॉमन ही है, सेठी जी ने ऑलरेडी ये स्टॉक पे डिस्कस किया, लेकिन हमें भी ये स्टॉक पूना वाला फिनकॉर्प काफी अट्रैक्टिव लग रहा है शॉर्ट टर्म पिक में। जिस तरीके से वीकली चार्ट पे एक वी शेप रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। अपसाइड के टारगेट शॉर्ट टर्म के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 380 से लेकर 390 तक के। स्टॉप लॉस होगा शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे करीब 302 रुपए के आसपास। तो पुना वाला फिनकॉर्प ही बाय करने की सलाह है शॉर्ट टर्म पिक में। परफेक्ट। सेठी साहब बताएं सर आपकी शॉर्ट टर्म पिक। बिल्कुल अनिल जी, सबसे पहले तो राजेश पालिया जी को थैंक्स, पुना वाला उन्होंने भी रिकमेंड किया। अनिल जी, जो आज की मेरी शॉर्ट टर्म पिक है, स्टॉक डिफेंस सेक्टर से है। आज स्टॉक पूरा सेक्टर ही फोकस में है। स्टॉक का नाम है डेटा पैटर्न्स, जो कि अभी 1205 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही दमदार कंपनी है, एक डिफेंस और एरोस्पेस, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। और आज हमने देखा सरकार ने जो डिफेंस सेक्टर में कई सारे इक्विपमेंट्स या गन्स या आपके ड्रोन्स वगैरह सब प्रोक्योर करने के लिए बातें करी है, तो उसका एक पूरा फायदा सेक्टर को हो रहा है। और ये तो कंपनी जितनी भी है डिफेंस सेक्टर में सब क्वालिटी कंपनीज है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। इस कंपनी की भी एक जबरदस्त, छोटी साइज की कंपनी है बट एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है अपनी साइज के हिसाब से। फिर आपके सरकार का जो मेक इन इंडिया पे फोकस है, डिफेंस पे फोकस है, उसका एक बड़ा फायदा होना है। FIs भी अराउंड 10.45% स्टेक ओन करते हैं। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 44%, रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड करीबन 22% का। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे, बहुत ही शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 1260 तक के लेवल्स देख सकते हैं, 1190 का स्टॉप लॉस सकते हैं। के स्टॉप लॉस के साथ डेटा पैटर्न्स में करें खरीदारी। आइए, तैयार है कुणाल जी, राकेश जी 10 की कमाई के शेयर के साथ, बताएं सर। अरे जी देखिए, मैंने और राकेश जी ने आज जिस काउंटर को 10 की कमाई के लिए चुना है ये है एमी ऑर्गेनिक्स। एमी ऑर्गेनिक्स पर अनिल जी हमारी मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। इस स्टॉक में हम देखें तो बहुत समय से ये स्टॉक एक दायरे में ट्रेड कर रहा है और हमारी उम्मीद ये है कि इस दायरे को तोड़ करके इस स्टॉक में आपको एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आएगा। तो इन स्तरों पर और गिरावट में धीरे धीरे करके इसको एक्यूमुलेट करें। कंजेशन है 1150 के आसपास, ये लेवल्स पार होंगे तो एमी ऑर्गेनिक्स में एक नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो मीडियम टर्म के लिए खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश। अनिल जी, बेहतरीन स्टॉक है कुणाल जी का एमी, और अनिल जी मैं तो उसको AMI ऑर्गेनिक्स बोलता हूं, मुझे वो थोड़ा सरल लगता है। तो इन स्तरों पर करेक्शन पर इसको एक्यूमुलेट करें और स्टॉक इज गेयरिंग टू ब्रेक अ नेकलाइन। एक नेकलाइन है 1175 1180 की, उसको तोड़ने की तैयारी पर है और एक बार टूटेगा तो गोली की तरह 1350 के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो 1350 1350 के लक्ष्य के लिए 3 से 4 महीने का नजरिया बना के करेक्शन पर AMI ऑर्गेनिक्स में खरीदारी की राय है। सिमी जी भी बताएंगे अपनी 10 की कमाई का शेयर। सिमी जी बताइए। सिमी जी बताइए। अनिल जी, सबसे पहले तो सेठी जी को सादर प्रणाम। डेटा पैटर्न उन्होंने दिया है, अभी अभी मैंने भी सुना है और मेरे भी नजर में डेटा पैटर्न ही आया है। तो सेठी जी आपको रेस्पेक्ट देते हुए डेटा पैटर्न मैं भी यहाँ पे देना चाहूंगी, क्योंकि इसमें टेक्नो फंडा पीक हो गया है। ये आपका फंडामेंटल सपोर्ट भी आ गया, मेरा टेक्निकल सपोर्ट तो 1200 के ऊपर आ ही गया है। ये एक्चुअली स्टॉक बाजिंग है और स्टॉक मुझे लगता है कि आने वाले नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने के लिए तो बाजिंग रहना ही चाहिए, क्योंकि मेरा
सेठी जी से बड़ा टारगेट है। सेठी जी फंडामेंटल होके 1260 का ही टारगेट दिया है, मैं तो टेक्निकल होके 1360 का टारगेट भी मेरे लिए छोटा पड़ रहा है। तो सेठी जी मैं 1360 का ही टारगेट दे रही हूँ, आप मुझे अपग्रेड कर दीजिएगा। आपको अगर लगता है कि 1360 भी देने जैसा है तो अपग्रेड कर दीजिएगा। 1170 1165 का स्टॉप लॉस के साथ डेटा पैटर्न में खरीदारी करके चलने का सलाह है। सेक्टर जैसा है तो बाजिंग तो ये होगा ही होगा। 1360 का टारगेट भी इसके लिए छोटा पड़ जाएगा। और यहाँ पे मैं एक अपडेट भी देना चाहूंगी। बाद में अपडेट बाद में जय नाराज हो जाएंगे, जय को जल्दी से एक कॉल देना है। जय बताइए। जी अनिल जी सिमी जी से मैं नाराज नहीं होऊंगा अनिल जी, बट थैंक्स अनिल जी फॉर द चांस। अनिल जी एक्सिस बैंक का 800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है, जो 16 रुपए 5 पैसे पर अभी ये ट्रेड कर रहा है 16.05 पर। इसको खरीद कर चलना है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस अनिल जी यहाँ पे रहेगा 11 रुपए 20 पैसे का। सो 11.20 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदे एक्सिस बैंक का 800 का कॉल। पहला टारगेट यहाँ पे निकल कर आ रहा है 22 रुपए 80 पैसे का एंड सेकेंड टारगेट विल बी 26। सो 22.80 एंड 26 ये दो टारगेट्स के लिए आप 800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे अनिल जी। परफेक्ट। ये है आपके लिए जय की तरफ से एक्सिस बैंक का कॉल खरीदारी करने की राय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी महानुभावों का समय देने के लिए। दोपहर के शो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। सबसे लेंगे विदा। मुझे और दीप को भी दीजिए इजाजत। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। आइए, जय हिंद।